शंखं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं सुश्रुत संहिता पर यहाँ पे जो हिंदी वाला है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। फिर हम लोग जो सुश्रुत का शारीर स्थान है उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मुझे 1 मिनट बस टाइम दीजिए। हम लोग जो सुश्रुत अभी माधव निदान पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं। आज नहीं हो पाया क्योंकि सुबह मेरे पास वमन के पेशेंट थे, लेकिन कल से होगा। कल होगा। मेरे को बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। सूत्र स्थान, फिर निदान और शारीर। शारीर लाके मैं फिर आप लोग के साथ वो हम लोग डिस्कस करके पढ़ेंगे। 1 मिनट बस रुक जाइए। सुश्रुत संहिता जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए हर वैद्य को, क्योंकि यह बहुत ही काम की चीज है। सुश्रुत संहिता में जो चीजें बताई हैं वो चरक और वाग्भट में नहीं बताई हैं। वाग्भट में तो बताई हैं कुछ कुछ, लेकिन चरक का अलग साइंस है थोड़ा। वात पित्त कफ वही है, लेकिन सोचने का समझने का थोड़ा तरीका अलग है। 1 मिनट, ये डाउनलोड हो रहा है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, पहला अध्याय आ गया। अभी 1 मिनट, दूसरा अध्याय ला के आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फिर हम लोग पढ़ेंगे शुक्र शोणित शुद्धि नाम का जो शारीर अध्याय है वो पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अभी देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ गया। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, और जो भी पढ़ना चाहता है संस्कृत हिंदी वो पढ़िए, और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कंचन मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? जी सर। आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आपको सुश्रुत संहिता पढ़ना है। तो हम शारीरिक जी स्थान सर। पढ़ेंगे, फिर हम सूत्र भी पढ़ेंगे, चिकित्सा भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आप ये शुरू करिए मैम। आपको दिख रहा है द्वितीय। आपके? जी सर। हाँ, पढ़िए मैम। द्वितीय अध्याय। अथातः शुक्रशोणित शुद्धिं नाम शरीरं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान धन्वंतरी। बढ़िया। तत्पश्चात हाँ, तत्पश्चात शुक्र और शोणित शुद्धि नाम का शारीर स्थान संबंधी अध्याय बताएंगे, जैसा भगवान धन्वंतरी महाराज ने कहा है। विमर्श। प्रथम अध्याय समाप्त होने के बाद पश्चात शुक्र का स्वरूप, उसके दोष और उन दोषों का निराकरण इत्यादि शुक्र संबंधी विचार तथा आर्तव का लक्षण, उसके दोष, उसका निराकरण इत्यादि आर्तव का विचार किया जाएगा, ऐसा भगवान धन्वंतरी कहते हैं। इस अध्याय में गर्भधारणा प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन थ्योरी बताई गई है। वात पित्त श्लेष्म शोणित पुनपगंधी ग्रंथिपुति पुयक्षीण मूत्र पुरुषरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति। शुक्र के दोष। वात दोष से दूषित शुक्र, पित्त से विकृत, कफ से व्याप्त, रक्त से युक्त, मुर्दों के गंध वाला, गांठ युक्त, सड़ी गंध वाला, पुय युक्त, प्रमाण में कम,
मूत्र के समान गंध वाला या मूत्र युक्त मल के समान दुर्गंध वाला वीर्य प्रयोजोत्पादन में अर्थात संतति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। विमर्श। वीर्य के दोष 11 होते हैं। सुश्रुत के मतानुसार 4 दोषों से 4 प्रकार के वीर्य की विकृति और कुछ गंध के अनुसार 4 विकृतियां तथा 3 विकृतियों दार्शनिक बताई है। इन विकृतियों का परिणाम यह होता है कि पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। पुनर्गंधी में वीर्य कीट नष्ट हुए रहते हैं, इसलिए वे स्त्री डिम्ब में मिलकर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसी प्रकार ग्रंथि युक्त होने पर वह रजडिंब के साथ मिल नहीं सकते या शुक्र का उत्सर्ग ठीक नहीं होता है। दुर्गंध वाला शुक्र स्वयं ही दूषित रहने से बेकार रहता है। पुयगंध वाला शुक्र गनोरिया, पुय प्रमेह या अतस्सम व्याधियों से युक्त होता है। इसी प्रकार क्षीण वीर्य में जीवाणु क्षीण रहते हैं तथा मूत्र और मल के गंध वाले निरुपयोगी होते हैं। उपयुक्त वीर्य के प्रयोग प्रकारों में से कोई तो साध्य रहते हैं, कोई कुछ साध्य और कोई असाध्य रहते हैं, जिनका निर्देश आगे किया है। आप टीका पढ़ना चाहती हैं कि हिंदी वाला ही पढ़ना चाहते हैं आप लोग? सर टीका तो भी पढ़ सकते हैं। टीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं टीका लेके आता हूँ, निबंध संग्रह टीका। हाँ, ये कोई और भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मैं अर्थ बताऊंगा। कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, या कंचन मैम आप पढ़ना चाहती है आप पढ़िए। आपको मालूम है आपको ये सब संहिता में पढ़ के पढ़ाना भी है एक समय फ्यूचर में टीचर बन के। जी सर। हाँ, सर्वभूत चिंता शारीरे शुक्र शोणितयोः सन्निपाते अश्विभिव्यजन्ते इति यदुक्त तत्र शुक्र शोणितयोः शुद्धयोरेव सन्निपातेषु क्षेत्रज्ञा अभिव्यञ्जते अतस्तयोः शुद्धि प्रतिपाद तु कामः प्राह अथाता शुक्र शोणिते इत्यादि शोणित शब्दो अत्र आर्तव शोणिते वर्तते। शुद्धि दृष्ट दोषः असंपर्कतः। हाँ, इसका मतलब ये है कि इसके पहले का जो अध्याय है शुश्रूष शारीर का, पहला जो शारीर अध्याय है उसका नाम है सर्वभूता शारीर। उसमें प्रकृति और पुरुष और पूरा जो हमारा सांख्य दर्शन में बताया कि प्रकृति पुरुष कैसा होता है, प्रकृति के गुण क्या है, पुरुष के गुण क्या है, वह सब पहले बताया है। उसके बाद में क्रम से जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है और उसके वजह से संतान की उत्पत्ति होती है संसार में, और वो जो प्रकृति पुरुष का संयोग है वो पूरा हायर लेवल पे है, वो पूरी दुनिया के हिसाब से बताया, यूनिवर्सल वो बताया। लेकिन नॉर्मल जो मनुष्य शरीर है उसमें शुक्र और शोणित का संयोग होने की वजह से फिर गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर शुक्र शोणित की शुद्धि होना, शुक्र शोणितयो शुद्ध्यो एव, मतलब उनकी शुद्धि रहना जरूरी है। सन्निपातेषु, उनके संयोग से ही क्षेत्रज्ञा भी व्यज्यन्ते तयो शुद्धि प्रतिपादयतु कामप्राह। जब वो शुक्र और शोणित शुद्ध रहेगा तभी ही क्षेत्रज्ञा भी व्यज्यन्ते, मतलब जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर है, गर्भ है, उसकी उत्पत्ति होगी। इसीलिए उसका शुद्धि होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे पास इसका अप्लाइड ये एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं। तो इनफर्टिलिटी का जो केसेस होता है उसमें हम लोग को यह पता चलता है कि मेल इनफर्टिलिटी जैसे लिया तो पेशेंट जो है वो विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, जैसे कि दूध और चपाती, दूध और नमक वाला चपाती, दूध और मैगी खाते रहे हैं, कॉफी और मैगी खा रहे हैं, या फिर टोमेटो सॉस खा रहे हैं और ब्रेड खा रहे हैं और फिर चाय कॉफी पी रहे हैं। ऐसे विरुद्ध चीजें रहती हैं और उसका इफेक्ट जो होता है वो शुक्र की दुष्टि में होता है, वो ऐसे अभिव्यक्त होता है और वो गर्भोत्पादन में अच्छा नहीं रहता है शुक्र। इसी तरह से आर्तव की भी दृष्टि रहती है। जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जो चाय पराठा रोज खा रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, और उनको नेबोथियन सिस्ट है, उनको बार्थुलिन सिस्ट है, उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उनको पीसीओडी है, उनको फाइब्रॉइड है, उनको मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, और वो एलोपैथी की दवाइयां खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि वैसे की वैसी ही रह रही है क्योंकि आर्तव शुद्ध नहीं है उनका।
आर्तव शुद्ध नहीं है तो मतलब उनका पूरा मेंसेस का जो एचपी, ये जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पूरा बिगड़ा हुआ है। तो उसका जो सारा आंसर है, वो लोग आईवीएफ के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन आईवीएफ भी फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम थिकनेस ही नहीं है, तो वो इम्प्लांट कहाँ करेंगे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है जो आयुर्वेद में बताइए। तो इसीलिए शुक्र शोणित शुद्धि नाम, ये हर आयुर्वेद के बीएमएस डॉक्टर को ये अध्याय पढ़ना चाहिए और इसकी टीका भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए उसको प्रतिपादन के लिए उन्होंने अथात शुक्र शोणित इत्यादि इससे शुरुआत किया है। शोणित शब्द अत्र आर्तव शोणिते वर्तते। जब यहाँ पे शोणित बोलते हैं तो इसका मतलब है आर्तव का शोणित जो है, जो मेंस्ट्रुअल का पूरा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसमें जो ब्लड बनता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनता है, उन सबको पूरा क्लियर करना चाहिए। शुक्र और शोणित शुद्धि नाम जब बोलते हैं तो शुक्र और शोणित, तो शोणित मतलब ऐसा रक्त नहीं है, वो आर्तव वाला जो रक्त है वो। और शुद्धि मतलब दोषा, दुष्ट दोषा असंपर्कता। दुष्ट दोष मतलब वात पित्त का और भी जो मल वगैरह है उसका असंपर्क, उससे संयोग नहीं हुआ, एकदम क्लियर। जैसे पानी में अगर हमने कोई कलर मिला दिया तो वो पानी उस कलर का हो जाएगा, तो कलर अलग होना चाहिए, पानी अलग होना चाहिए। दूध और पानी में मिक्स कर दिया तो दूध और पानी ये अलग अलग होगा, तभी वो पानी को शुद्ध कहेंगे, नहीं तो वो मिक्स रहेगा। इसी तरह से दोषों की शुद्धि करने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा बताइए, शोधन चिकित्सा भी बताइए, शमन चिकित्सा भी बताइए। तो हम पहले वो क्या चीजें होती है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसकी शोधन कैसे करना है वो भी हम पढ़ेंगे। जी, ये पढ़िए तीसरा नंबर का जो श्लोक है उसका टीका पढ़िए मैम, कंचन मैम। जी सर। सा च शुद्धि वातादि दुष्ट शुक्र स्तेति वातादिभिः पृथक् समुदिते दुष्ट शुक्रतामह वात इत्यादि एवं भूतरेतसाः पुरुषा गर्भोत्पत्तो न क्षमा भवन्ति इति पिंडार्थः। हाँ, और ये मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया है कि अगर वात से, पित्त से, श्लेष्मा से, शोणित दुष्ट शोणित से, कुणप ग्रंथि से, पूति पुय क्षीण, ये सब के वजह से दुष्ट हुआ है शुक्र, कहीं ना कहीं वहां पे दुष्टि है, वहां पे इंजुरी है, या फिर वो सेमिनल वेसिकल है, या वास्ट डिफरेंस है, वहां पे कहीं ना कहीं लीक हो रहा है ये सारी चीजें, या फिर वहां पे इंफ्लेमेशन है, ऑर्काइटिस है, कुछ ना कुछ वहां पे विकृति है, या मूत्र पुरुष और उससे युक्त रेतस है। तो ये प्रजोत्पादनो न समर्थ भवती, वो समर्थ नहीं रहता है, उसको सामर्थ्य बनाने के लिए शुद्ध शुक्र चाहिए, स्पर्मेटोजोआ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि साच शुद्ध वातादि दुष्ट शुक्र स्थिति। आयुर्वेद में बेसिक है वात पित्त कफ, तो ये वात आदि से जब अगर दुष्ट शुक्र रहा, मतलब ये 8 कारण रहते हैं जिससे शुक्र दुष्ट होता है, तो वात आदि भी पृथक समुदिते, मतलब वात आदि से पृथक पृथक शुक्र की दुष्टि होती है, ये कहा है आह, वात इत्यादि से कहा है। श्लोक का शुरुआत कैसे है? वात पित्त श्लेष, इसलिए वात इत्यादि से ये सारे में बारे में बताया है। एवं भूत रेतस पुरुषा, ऐसे जो दुष्ट रेतस है, रेतस मतलब सीमेन, ऐसा पुरुषों का जो है गर्भोत्पाद गर्भोत्पत्तो न क्षमा भवंती इति पिंडार्थ, वो एक तरह से गर्भ की उत्पत्ति करने में सामर्थ्यवान नहीं होता है, यही चीज इन्होंने बताया है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, इस टॉपिक पर डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। आप लोगों के पेशेंट जब आते हैं, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट में देखा है इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं, स्पर्म मोटिलिटी कम रहती है, या फिर एबनॉर्मल स्पर्म्स रहते हैं, तो उनका शुक्र देखा तो ऐसे कभी कुणप ग्रंथि रहता है, कभी पुए युक्त रहता है, कभी उसमें मूत्र जैसा स्मेल आता है, कभी मल जैसा स्मेल आता है, कभी रक्त वाला आता है, ऐसा देखा है मैंने, इसलिए मुझे बताने में अच्छा लग रहा है। जो चीज ग्रंथों में है वह शाश्वत है, आप तो वचन है। चलिए आगे पढ़ना है। वात से कैसा रहता है, पित्त से कैसा रहता है शुक्र, ये बता रहे हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, मैं पढ़िए। पढ़ती हूँ सर। मैं हाँ पढ़ती हूँ। तेषु वात, ये वाला पढ़ना है सर। हाँ हाँ। तेषु वात वर्ण वेदनां वातेन, पित्त वर्ण वेदनां पित्तेन, श्लेष्म वर्ण वेदनां श्लेष्मणा, पूर्ण पंगंध अल्पम च रक्तेन, ग्रंथिभूतम गंध्यम च, कुणप गंध्यम
पुनः गंधन गंध अल्पम च। हाँ, गंध्यन अल्पम च रक्तेन ग्रंथिभूतम श्लेष्मवाताभ्याम ऊतिपूय निभम पित्तश्लेष्माभ्याम क्षीणम प्रागुक्तम पित्तमारुताभ्याम मूत्रपूरिश गंधि सन्निपातेनेति तेषु पुनप गंधि ऊतिपूय क्षीणतेरसः कृच्छ कृच्छ साध्याः मूत्रपुरेश रेतस सत्व साध्याः साध्यान्मत यच्च इति वीर्य जी। दोष के लक्षण। पढ़ो सर आगे। हाँ पढ़िए मैम, पढ़िए। वीर्य दोष के लक्षण। उपर्युक्त वीर्य दोषों में से वात से दूषित वीर्य वायु के रंग वाला और तज्जन्य वेदना से युक्त रहता है। पित्त से दूषित वीर्य में पित्त का रंग तथा तज्जन्य पीड़ा होती है। कफ से दूषित वीर्य में उसका वीर्य और उसका वर्ण और हाँ सर ऊपर का हाँ हाँ और वेदना रहती है। इस साइड पढ़िए, 9th। हाँ वेदना रहती है। रक्त से दूषित वीर्य में मुर्दों की गंध और वीर्य का बाहुल्य रहता है। कफ और वात से दूषित वीर्य गांठदार होता है। पित्त और कफ से दूषित वीर्य सड़ी गंध वाला और पुई के समान रहता है। पित्त और वायु से वीर्य हाँ क्षीण होता है। हाँ क्षीण होता है। और सूत्र स्थान 15वें अध्याय में बताए हुए मेढ़ में वेदना होना, अंडकोश में संवेदना, विषय संभोग में देर से वीर्य का पतन होना और संभोग के समय पतन में थोड़ा सा रक्त और अल्प शुक्र दिखाई देना, ये सब लक्षण होते हैं। सन्निपात से वीर्य में मूत्र और मल की दुर्गंध आती है। इसमें पुनप गंधी ग्रंथ युक्त दुर्गंधी पुयुक्त वीर्य की अल्पता ये दोष कष्ट साध्य है। मूत्रमल के समान गंध वाला वीर्य असाध्य है। इनके अतिरिक्त शेष वीर्य दोष साध्य हैं। विमर्श वात दोष से लाल काला इत्यादि वर्ण का शुक्र होता है। उसी प्रकार तोदन भेदन इत्यादि वेदना भी वायु से होती है। वायु तो वर्णहीन है, तब वह शुक्र में वर्ण परिवर्तन कैसे करता है? उत्तर यह है कि वायु तो कुपित होकर दुष्य को दूषित करता है, इसलिए दुष्य में वर्ण का परिवर्तन होता है, न तो वायु में। पित्त से दूषित शुक्र में पीले नीले इत्यादि रंग आते हैं और ओष चोक इत्यादि अनेक प्रकार की वेदना भी पित्त से दूषित शुक्र में होती है। कफ से दूषित शुक्र में श्वेत वर्ण और कंडु आदि वेदना होती है। रक्त से दूषित शुक्र शवगंधी और प्रमाण में अधिक होता है। कफ और वायु से दूषित शुक्र गांठदार होता है। पित्त और कफ से दूषित शुक्र सड़ी हुई गंध वाला और पुई के समान होता है। पित्त और वायु से दूषित शुक्र क्षीण और वेदना युक्त होता है। सन्निपात से मूत्र और पुरीश गंध वाला होता है। उनमें शव की गंध वाला गांठदार सड़ी हुई गंध वाला और पुई युक्त तथा क्षीण शुक्र कष्ट साध्य होता है। चिकित्सा करने पर भी अच्छा न होने वाला वीर्य मूत्र और मल के गंध वाला होता है। इसके अतिरिक्त वात पित्त और कफ से दूषित वीर्य साध्य हो रहता है। जी सर। बहुत बढ़िया मैम। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं मैम? कुछ आपका एक्सपीरियंस बताइए मैम। हाँ जी सर, एक पेशेंट चल रहा है, मेरे पास चल रही है। उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई। उसको 2 बार प्रेगनेंसी भी रुकी, 2-2 ढाई महीने, और वो फिर गर्भपात हो गया। एक तो जो सेकंड वाला हुआ तो उसको फैलोपियन ट्यूब में आके फंस गया, तो फैलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों को रिमूव कर दिए डॉक्टर। बाद में अभी उसका सब टेस्ट करी, एग्जामिन कराई, तो पति में ही नॉर्मो जो स्पर्मिया निकला उसको। तो इसकी वजह से उसका गर्भधारण बहुत अच्छे से नहीं हो पाया और सक्सेस नहीं रहा, और बार बार उसको ये मिसकैरेज हो रहे थे। जी सर। तो इसमें जो बताया है वो बहुत सही सही बताया कि तेषु वात वर्ण वेदनम वातेन, मतलब वात के कलर भी आ रहे हैं, श्याव रंग का आ रहा है, काले रंग का आ रहा है, और वेदना भी युक्त आ रहा है। जब पेन होता है तब शुक्र निकलता है, मतलब शुक्र इजैकुलेट होने के टाइम पे बहुत पेन हो रहा है। पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, उसमें दाह हो रहा है। जब भी शुक्र निकलता है तो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और पीले रंग का निकल रहा है या लाल हरे रंग का हो रहा है। श्लेष्म वर्ण का सफेद हो रहा है और उसमें मंद वेदना हो रही है।
मतलब ये कितना अच्छा से इन्होंने फिजियोलॉजी भी बताया, पैथोलॉजी भी बताया कि वहां पे विकृति होती है तो शुक्र निकलते टाइम क्या क्या चीजें फील होती हैं। और कुणव ग्रंथि अल्पम च रक्तेन, मतलब वहां पे कुणव ग्रंथि भी आएगा, जैसे डेड बॉडी है वैसा आएगा, और अल्प मात्रा में और रक्त युक्त आएगा, ऐसा रहेगा रक्त से दुष्टि होने के बाद। और ग्रंथिभूत कब रहेगा, तो श्लेष्म वाताभ्याम, वायु और श्लेष्मा की वजह से गांठ गांठ ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे क्लॉट टाइप आएगा, सफेद सफेद। और पुति पुए निभम पित्त श्लेष्माभ्याम, जब पित्त और श्लेष्मा का दृष्टि रहेगा तो पुति पुए निभम, जैसे सड़ा हुआ पस निकल रहा है ऐसा निकलता है। और क्षीणम, बहुत सारे अल्प क्षीण वाले, अल्प शुक्र वाले लोग आते हैं जिनका शुक्र ही नहीं होता, 1 ml भी बहुत मुश्किल से, 0.5 ml ही निकल पाता है, तो पित्त और वायु की वजह से रहता है। और मूत्र पुरुष गंधी सन्निपात नेति, वात पित्त कफ तीनों दूषित है तो पुरुष गंधी भी आएगा और मूत्र गंधी भी आएगा, जैसे यूरिन का गंदा स्मेल आता है या पुरुष का गंदा स्मेल आता है वैसा आएगा। और ये बोल रहे हैं कि कुणप ग्रंथि जो है, कुणप वाला ग्रंथि पुति पोए और शीर्ण रेतस है, वो कृच्छ साध्य बताया है। अब कृच्छ साध्य है तो हम लोग शुक्र को शुद्ध करने वाली दवाइयां देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, पेशेंट मिथ्याहार विहार करता है, कभी कभी वहां पे ब्लॉकेजेस रहते हैं, मतलब शुक्र व स्त्रोतस की दुष्टि रहती है वहां पे। और कभी कभी पुति पोए है तो वहां कुछ ना कुछ सड़ रहा है, पस आ रहा है। ग्रंथिभूत हो रहे तो वात और श्लेष्मा बहुत ज्यादा वहां पे है, व्याप्ति है बहुत ज्यादा लीन अवस्था में। कुड़व ग्रंथि है तो शव जैसा वेदना है, तो वहां वहां पे कुछ अलग तरह की पैथोलॉजी है। इन सब का अभ्यास होना चाहिए, तो ये कृच्छ साध्य मतलब बहुत कठिनाई से ठीक होते हैं, इजीली नहीं ठीक होते हैं कि आपने दवाई दिया 7 दिन में पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा शोधन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, बहुत कुछ करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और जो मूत्र पुरुष रेतस तु असाध्या, जो मूत्र पुरुष वाला जो गंधी वाला जो है वो असाध्य बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे मूत्र का लीकेज हो रहा है, वहां पे जो शुक्रवार स्त्रोतस है वहां पे लीकेज हो रहा है, तो वो पूरा खराब ही हो जाता है सिस्टम। और पुरुष वाला भी है तो वहां पर भी पुरुष का कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, जो पुरुष वहां जा रहे हैं, तो ये तो असाध्य बताया है, ऐसा है। आप लोग इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज, किसी का कोई एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग ना जब रिपोर्ट्स लेके आते हैं, सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट्स लेके आते हैं, वो देखिए और इस हिसाब से भी सोचना शुरू करिए, तो आपके पेशेंट को आप ठीक कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अभी मुझे इसका टीका, टीका कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ दीजिए, वीना मैम आप टीका पढ़ेंगी, मैं अर्थ बता देता हूँ। हाँ सर, पढ़ती हूँ। तेषु तेषु इत्यादि, तेषु वातादिषु दुष्टेषु मध्ये वातेन यच्छुक्रचित तत् वातवर्णभेदनं भवति। तत्र वातवर्णाः अरुणकृष्णादयः यद्यापि अव्यक्तस्य वायोः वर्णसम्भवः, तथापि वातदुष्टे दुष्ये अरुणकृष्णो वातेन वर्णो भवति इति दोषः। वातवेदनाः तोदनभेदनादयः ननु अस्माद् वा वायो अनेक वेदना तोदादय। वायोः अनेक वेदना विशेषतः तोदादयः सत्यं बहुकारणप्रकोपात् तस्येति गन्धस्तु वायोः नास्त्येव। पित्तेन यच्छुक्रं दूषितं तत् पित्तवर्णभेदेन भवति। तत्वर्णाः पीतनीलादयः पित्तवेदनाः ओषचोषादयः पित्तदुष्टे शुक्रेण अनुक्तोऽपि गन्धः कुणपे पूतिपूयाभे च वक्ष्यमाणो द्रष्टव्यः। श्लेष्मणा यच्छुक्रं दूषितं तत् श्लेष्मवर्णभेदेन भवति। श्लेष्मवर्णः शुक्लः, श्लेष्मवेदनः कण्ड्वादयः गन्धस्तु अनुक्तो अपि विस्त्रो द्रष्टव्यः।
रक्तेन यत् शुक्र दूषित तत् कृष्ण पुणपगन्ध्या पुणपगन्धल्प च भवति। चकारात् शोणितवर्ण पित्तवेदना च पुणपशवः अस्तेव गन्धो अस्येति। पुणपगन्धी अनल्प बहुलम् अत्र रक्तेन इति व्यपदेशो घृततैलदग्धवत्। अग्निदग्धघृततैलाभ्यां दग्धद्रव्यं घृततैलदग्धम् इति उच्यते, न तु अग्निना दग्धमिति। तथा तत्रापि वातादिदूषितरक्तेन दुष्टं रक्तदूषितमिति व्यापद्देशः, यतो रक्तस्यापि दोषा एव दूषयितारः। श्लेष्मवाताभ्यां यत् शुद्धित तत् ग्रन्थीभूतं ग्रन्थिसदृश्य ग्रन्थिलं भवति इति अर्थः। पित्तश्लेष्माभ्यां दूषित तत् पूतिपूयसदृश भवति। क्षीणं पित्तमारुताभ्यां भवति। तस्य लक्षण प्राग्दोषधातुमल क्षयवृद्धिविज्ञानीये उक्तं। ग्रन्थादयस्तु ये द्विदोषजास्ते द्विदोषज वर्णवेदना बोधव्यः सन्निपातेन यत् शुक्रदूषितं तत् मूत्रपुरुषगन्धि भवति। तेषा कष्टसाध्यसाध्यभेदः असाध्यभेद दर्शयान्नः तेषु इत्यादि। तेषु मध्ये कुणपादयश्चत्वारः कृच्छसाध्यः, कुणपादयश्चत्वारः कष्टसाध्यः, गन्धिः अन्तिमः असाध्यः, शेषा अर्थात एव साध्यः, शेषा अर्थात एव साध्यः। कितना बढ़िया पढ़ा आपने। ऐसा लगा कि जो डलहनाचार्य जी हैं वो आपके मुख से हमें बता रहे हैं। मुझे तो सारा अर्थ समझ आया, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पेशेंट आए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे 20 मिनट चाहिए पूरा अच्छे से। तो अब हम कल पढ़ेंगे और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 से 8 का 1 घंटे का ये लेक्चर करें। 7:30 से 8 में आधे घंटे में हो नहीं पा रहे, मजा नहीं आ रहा है। 1 घंटे का ये होगा सेशन, कल से 7 बजे से होगा, ठीक है। तो मुझे अभी जाने दीजिए, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं बहुत देर से, मुझे जाना पड़ेगा। और हम कल ये पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे केसेस आते हैं और किस तरह से हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ और हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 9 बजे।